नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी। और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है। तो इससे पहले 6 टॉपिक हम बता चुके हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक होम होगा, फिर वीडियो होगा, फिर प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी लिखा होगा, उसको आप टैप कीजिएगा। फिर मेरा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो इससे पहले जो भी है वो आएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सारा देखिए तब मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा, इसलिए आपको सारा देखना ही पड़ेगा ना। चलिए, हमारा देश भारत, ये 7वां टॉपिक है। चलिए इसे शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। क्या भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है? भारत क्या है भाई? बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यानी भौगोलिक विस्तार जो भारत का है बहुत बड़ा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर में, पहले ही भारत को बना देते हैं हम। मोटा मोटी बना रहे हैं भाई। अब समझे, मोटा मोटी बना है। एक्चुअली ये गलत हो गया, इस जगह होगा। समझे क्या है भाई? पश्चिम में क्या है? उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर में क्या है भाई? हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पे जो सागर है उस सागर का क्या नाम है? अरब सागर है। अरब सागर है। अरब सागर है। अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या भाई? हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। कहाँ पे? दक्षिण में महासागर। तो ये दक्षिण में आप देख रहे हैं, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर की विशाल जल राशि है। ये आप देख रहे हैं, यही तो कह रहा है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट कितना है बता देते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये है भारत का एक्चुअल में क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना भाई? 3200 किलोमीटर। कहीं भारत का मैप है तो हम इसमें अच्छा समझा दें आपको, अच्छा समझा देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे क्या भाई? हिमालय है। क्या है? हिमालय है, ये घिरा हुआ है। ये क्या है? अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। और क्या है? और क्या है? बोल रहा है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर किताब बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 3214 किलोमीटर है। एक्चुअल में 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको याद कैसे करेंगे सर? इसके लिए ट्रिक है एक। क्या करेंगे भाई? घटते क्रम में 3 2 1 लिखेंगे, इधर जो 4 लिखना था इधर लिख देंगे। हो गया 3214 किलोमीटर। कितना आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और अगला पॉइंट है इसमें कि गुजरात के अरुणाचल प्रदेश, पूरा गुजरात से नहीं, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ तक की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये किताब दिखा रहा है, बता रहा है। समझे? एक्चुअल में कितना है इसकी लंबाई? किताब में 2900 दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है भाई? 2933 किलोमीटर। इसे कैसे याद करेंगे सर? इसको याद करने के लिए 3 को 2 बार गुना करेंगे। 3 तिया कितना हो गया? 9। 3 तिया 9, कितना बार गुना किए थे? 2 बार, तो 2 आगे लिख देंगे। 2933 किलोमीटर। समझे? ये लंबाई वर्ग किलोमीटर नहीं होगा। पूरब से पश्चिम 2933 है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है लंबाई। ये आप समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। यही बात यहाँ पे दिखाया भी गया है। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, क्या है भाई?
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे 6 का एनसीईआरटी का, तो आप सिर्फ इतना देखेंगे लिखेंगे, भारत बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिखना है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है एवं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है एवं उत्तर से पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर लिख सकते हैं आप। पहले इसी के स्टैंडर्ड से जो बारीकी इसमें दिया गया है, बस ये भी लिख देंगे तो अच्छा नोट्स बनेगा। इतना बात नहीं लिखना है ना, मतलब दूध से क्रीम निकाल रहे हैं ना, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। नोट्स जो भी बना रहे होंगे ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। भारत में क्या क्या है? भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पठार है, नदी, झील, झरना है, ये सब कुछ मैदान है, ये सब कुछ दर्शाता है। इसको नोट्स में नहीं लिखना है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, ये बात लिखना है। नोट्स में ये बात लिखना है। भारत में जलवायु के साथ साथ वनस्पति एवं भाषा एवं संस्कृति में भी क्या है भाई, बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। देखेंगे आप एक सेकेंड। हाँ, देखेंगे आप कि भारत में आप 100 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, 2-3 भाषा चेंज हो जाएगा ना। जैसे आप देखिए ना, पूरा भारत का दक्षिणी से स्टार्ट कीजिए। केरल मलयालम बोल रहा है, तमिलनाडु तमिल बोल रहा है, आंध्र प्रदेश तेलुगु बोल रहा है, कर्नाटक कन्नड़ बोल रहा है, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहा है, गोवा में कोंकणी बोल रहा है, देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी बोल रहा है, खड़ी हिंदी बोल रहा है। तो ये सब भाषा की विविधता है, समझ में आ रहा है चीज। मराठी भी बोलता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के नजदीक वाला क्षेत्र में। तो ये विविधता में भी एकता है भारत का, यही बात यहाँ लिखा गया है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। कितना भिन्नता है, फिर भी हम लोग क्या है, भारतीय हैं। गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। हमारी परंपरा ही ऐसी है कि विविधता में भी एकता दिखाई देती है ना। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। राष्ट्र किसे कहते हैं समझ में नहीं आता है ना सर, बताते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं। एक देश होता है, क्या होता है भाई, एक देश होता है, देश में जनसंख्या और वहां का प्रशासक होता है भाई, जो देश चला रहा होता है ना। तो देश के प्रति जो वहां के लोग का, कहाँ का, उस देश के लोग का जो देश के प्रति समर्पण होगा ना, वहीं पे राष्ट्रवाद दिखेगा ना। नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। हम लोग कौन है भाई, भारतीय है। भारत के प्रति कोई देश प्रेम नहीं होगा, फिर ये भारत राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत के प्रति हमारा बलिदान, समर्पण, प्रेम, यही तो राष्ट्र है। इसी के चलते राष्ट्र का निर्माण होता है। तो एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 121 पॉइंट समथिंग था ये 2011 जनगणना के अनुसार आबादी भारत का, लेकिन अब 136 लगभग पहुंच गया होगा। 17% से बढ़ रहा है। तो आप निकाल सकते हैं, या फिर नया आंकड़ा जो 2021 में आने वाला था, जनगणना कोविड के कारण नहीं हुआ, वो आएगा, फिर ऑथेंटिक डाटा वहां पे मिल जाएगा आपको। तो ये अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन देश? भारत हमारा चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब विश्व में, ये धरती पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी के पास है तो वो चीन है। उसके बाद दूसरे स्थान पे हम लोग भारत है ना जी, हम लोग हैं।
स्थिति को समझते हैं, भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है सर? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध किसे कहते हैं? ये गोला है, पृथ्वी कैसा है? गोल है। अगर गोल को बीच से काट देंगे विषुवत रेखा से, इधर उत्तर, ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा जी। तो उत्तरी गोलार्ध, भारत किस गोलार्ध में है? इस गोलार्ध में है। भारत यहाँ पे है। भारत कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो भारत के लगभग मध्य से या बीचों बीच से होकर गुजरती है, जैसा चित्र 7.2 में दिखाया गया है। चलिए 7.2 देख लेते हैं। किधर है भाई 7.2? यही है 7.2। 7.1 है ये, 7.2 यहाँ पे, 7.2 यहाँ पे है। समझते हैं इसको ना जी, एकदम देखिएगा, तगड़ा मजा आएगा। ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है। कितने राज्य से सर? 8 राज्य से गुजरी है। 8 राज्य से। ट्रिक ब्रिक हमने बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। सबसे पहले क्या है? गुजरात। सबसे पहले गुजरात, पश्चिम में गुजरात। गुजरात के बाद क्या है भाई? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड। झारखंड के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाता है भाई? बांग्लादेश होता है, लेकिन वो तो मेरा देश का भाग नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट त्रिपुरा जाएंगे, उसके बाद मिजोरम जाके ये समाप्त कर देंगे। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, गुजरात 8। 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरी है। ये राज्य एक बार दिखा देते हैं, राज्य कहाँ कहाँ है। जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका है, समझे, विभाजन हो चुका है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्य जो दिख रहा है ना, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है ना जी, उत्तराखंड है। ये पंजाब है, इस जगह चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ये हरियाणा है, ये राज्य हरियाणा है। यहाँ पे एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिल्ली है। ये राज्य जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको, इस भाग, ये भाग राजस्थान का है। ये भारत में सभी राज्यों में सबसे बड़ा है भाई। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद ये राज्य मध्य प्रदेश है। ये राज्य मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद तीसरा महाराष्ट्र हो गया। तीसरा कौन है भाई? महाराष्ट्र राज्य। तो सीक्वेंस में घटते क्रम में अगर सजाना हो राज्य को, तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना का विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश से तेलंगाना निकल गया, तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य बन के रह गया है। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था। ये राज्य गुजरात है, और यहाँ पे दमन दीव ये सब है। कर्नाटक है, ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, झारखंड, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा है ना जी, सिक्किम त्रिपुरा बोल रहे, सिक्किम है, ये भूटान देश जो अलग है। यहाँ असम राज्य है, ये राज्य असम है, ये मेघालय राज्य है, ये त्रिपुरा है। इधर जो देख रहे हैं ना, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और मिजोरम के ऊपर में मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। ये 2 द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप समूह है। यही सब भारत के बारे में तो जानना है। आइए इसको पढ़ के जानते हैं ना जी, आइए इसे पढ़ के समझते हैं। क्या भाई, स्थिति को देखते हैं। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, चित्र 7.2 में दिखाया गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको मैप से समझते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो निचला बिंदु देख रहे हैं 8 है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है, गोला के ऊपर में है। लेकिन अगर वास्तविक भारत बोला जाए तो 6-4 होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही भी भारत का ही हिस्सा है। भारत की जो दक्षिणी बिंदु है ना, ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है,
समझे, 6 डिग्री 4 मिनट 2 डिग्री। और नीचे है ग्रेट निकोबार, जो दक्षिणी बिंदु आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट ना जी। और ऊपर में कितना भाई, कश्मीर में, ये जो कश्मीर अंत में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मिनट को एक ऐसे दिखा दीजिएगा, मिनट दिखाता है, सुनिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला है। और दिखाते हैं भाई, और पूरब का देशांतर ये विस्तार को देख लेते हैं। पूरब में, ये पूरब है, मान लीजिए देशांतर किसे कहते हैं भाई, ये रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखा गुजरात का सबसे जो अंतिम बिंदु है ना, कच्छ वाला हिस्सा में, समझे, ये बिंदु जो है यहाँ, इसका देशांतर ये स्थिति 68 डिग्री, कितना भाई, एक सेकेंड, 68 डिग्री 7 मिनट है। तो देशांतर ये विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, इसे क्या कहेंगे भाई, पूर्वी, ईस्ट कहना पड़ेगा, क्योंकि भारत किधर है, पूरब में है। विषुवत ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर के भारत पूरब में है, इसलिए पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कौन भाई, भारत। यही बात वहां पे बताया गया है, फिगर में दिखा देने के बाद मजा आ जाता है। कहाँ है भाई, 68 से 97 पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। यह प्रश्न आपके लिए है कि अगर हम विश्व को 0 डिग्री देशांतर मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को बीचे बीच काट देते हैं तो भारत किस गोलार्ध में होगा, तो ऑब्वियसली भारत पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, इधर में हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा, इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। बहुत बड़े देशांतर ये विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। होता क्या है कि इतना बड़ा भारत है, कितना भाई 68 7 से 97 25, जब इसको घटाएंगे तो लगभग 30 देशांतर होता है भाई, 30 देशांतर का देशांतर ये विस्तार है इसके बीच में। 68 के बाद 69 70 71 72 तब ना 97 तक पहुंचे होंगे हो। तो ये जो 30 देशांतर की स्थिति है बीच में, और आप जानते हैं देशांतर के बीच एक देशांतर को टपने में, इससे पहले आप देख लीजिएगा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अक्षांश एवं देशांतर का दूसरा टॉपिक जो बताए थे क्लास 6 के एनसीईआरटी में, वहां पे अक्षांश से देशांतर और समय भी बताए थे कैसे समय निकाला जाता है। तो एक देशांतर को टपने में कितना समय लगता है भाई, 4 मिनट। कितना लगता है, ये 4 मिनट लगता है सर। तो 30 देशांतर टपने में समय तो 120 मिनट लग जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटा लग जाएगा सर, 2 घंटा लग जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह सूरज होगा तो यहाँ 7 बजे उगेगा सर, उगता भी है ऐसे। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हम क्या करें सर, तो भारत क्या करेगा, अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के समय के अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, पहले अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक में पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये बता भी दिए, एक देशांतर को टपने में 4 मिनट का स्थानीय समय लगता है, समझे। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है, गुजरात में 2 घंटा बाद सूरज उगेगा। ये स्थिति है भारत में। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है कि बीच का रास्ता निकालते हैं और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया, और 82.5 जो नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरी है ना जी, तो वहां से जो रेखा गुजरी है उसी रेखा पे जितना टाइम होगा पूरे भारत को समझा जाएगा वही टाइम है, समझिए। इतना सा बात है। इस याम्यतुर का भारत का मानक याम्यतुर भी कहा जाता है, किसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का
मानक यमयोत्तर कहा जाता है। नोट्स बनाने के बाद समझ में आ रहा है? बस इतना। भारत का विस्तार ऐसे लिखिएगा, भारत का विस्तार जो बताए हैं 8 4 से 37 छो दिखाएं, उसके बाद 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर बताएं, और क्या बताएं भाई, मानक समय 82.5 डिग्री है, और क्या है भाई, और क्या है 1 डिग्री के 1 डिग्री में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है, ये बताएं। लगभग 29 डिग्री देशांतरीय स्थिति का देशांतरीय विस्तार कितना, लगभग 29 डिग्री है। यही 4 बात 5 बात तो था, इसी का तो नोट्स बताना है ना, इसी का नोट्स बनाना है, सॉरी नोट्स बनाना है, तो आप नोट्स बना सकते हैं। कितना आसान है, 2 4 बात तो लिखना है। भारत के पड़ोसी देश को समझते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसके सीमाओं से जुड़ी है। किसके सीमा से, भारत के सीमा से। देखिए भारत का सीमा जो है समुद्र से भी लगी है और स्थल से भी लगी है। समुद्र से जो लगी है सीमा उसे हम तटीय सीमा कहते हैं। स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, जो सीमा स्थल से लगी हो, भूमि से लगी हो, उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। तो 7 देश से लगा है। कौन कौन देश सर, पाकिस्तान से, इधर से चलते हैं पाकिस्तान 1, ये देख रहे हैं आप, इस जगह अफगानिस्तान 2, तीसरा कौन भाई, चाइना 3, उसके बाद चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां क्या हो जाएगा म्यांमार, 7वां बांग्लादेश। ये 7 देशों के साथ सीमा लगी है भारत का। 7 देशों के साथ सीमा लगी है भारत का, यही बात तो दिखा रहा है यहाँ पे चित्र में। इसमें से कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है, आप देखिएगा। पाकिस्तान का सीमा समुद्र से जुड़ी है, लेकिन अफगानिस्तान का सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है, इसलिए उसे भूमिबद्ध देश कहा जाता है। भूमिबद्ध देश किसे कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अगर आ गया है तो समझ लेते हैं इस चीज को। ऐसा देश जिसका सीमा समुद्र से नहीं लगी हो उसे भूमिबद्ध देश कहते हैं, क्योंकि भूमि से बंधा हुआ देश। तो अफगानिस्तान भी वही देश है, मंगोलिया है, बहुत सारा देश है पृथ्वी पे जो भूमिबद्ध देश है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका जो द्वीपीय देश है हमारे पड़ोसी देश है, और मालदीव जो देश है ये भी हमारे क्या है, पड़ोसी देश है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि कहाँ है सर, दिखा दीजिए। दिखा देते हैं, तुरंत दिखा देते हैं। क्या भाई, दक्षिण में 2 देश है, मालदीव, यहाँ पे मालदीव देश है, मालदीव देश है, और ये श्रीलंका देश है। ये हमारा पड़ोसी देश है। कौन पड़ोसी, तटीय सीमा वाला पड़ोसी देश। और क्या है भाई, दक्षिण में ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है ना जी, यहीं था वो, एक सेकेंड। ये 2 द्वीप राजनीतिक पर भारत के विशाल देश पर भारत की श्रीलंका अलग करती है। पाक जल संधि ना जी, पाक जल संधि, ये पाक जल संधि है, ये पाक जल संधि है, ये मन्नार की खाड़ी है ना। तो पाक जल संधि तिलैया मन्नार, हाँ मन्नार की खाड़ी हो गया। पाक जल संधि द्वारा अलग होती है भारत और श्रीलंका। बीच में छोटा छोटा द्वीप है, बीच में छोटा छोटा द्वीप है, एकदम निरंतर द्वीप है। तिलैया मन्नार तट है ये, श्रीलंका में तिलैया मन्नार एक जगह है, वही तट से लेके तमिलनाडु तक। तमिलनाडु का कौन है भाई, जहाँ पे ये शाहरुख खान का मूवी शूट हुआ था, रामेश्वरम ना जी। रामेश्वरम से लेके तिलैया मन्नार तक एक श्रृंखलाबद्ध किया गया भाई, पुल जैसा लगेगा, पुल लगेगा। ये द्वीपों की श्रृंखला है, जुड़ा हुआ है लगभग लगभग, समझे। छिछला समुद्र है वो क्षेत्र। अब देखते हैं क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। सच में दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। इसे नोट्स में लिखेंगे क्या, इसको लिखिएगा, नहीं पता है इसे नहीं लिखना है। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, ये बात लिखना है आपको अपने नोट्स में, आपको अपने नोट्स में लिखना है। राज्य का निर्माण मुख्यतः किस आधार पर हुआ है, भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है भारत में। हम पहले भी बता चुके, राजस्थान राज्य सभी राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। आप देखेंगे राज्य को जिला में बांटा गया है। कैसे भाई,
बिहार राज्य है। बिहार क्या है? ये राज्य है। बिहार राज्य है। अब बिहार में कितना जिला है भाई? 38 जिला है। 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। तो बिहार राज्य जिलों में बटा है, वही बात लिख रहा है। भौतिक विभाजन को देखते हैं। किसे देखेंगे हम लोग? भौतिक विभाजन को देखते हैं। क्या है भौतिक विभाजन भाई? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। कैसे कैसे भाई? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, ये सब भारत में पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है भारत में? पर्वत पाई जाती है, पठार पाई जाती है, मैदान पाई जाती है, द्वीप समूह पाई जाती है। ये सब भारत में पाई जाती है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर में जो हिमालय है ना, संतरी का कार्य करता है। संतरी किसे कहते हैं सर? चेक पोस्ट देखें, चेक पोस्ट, वहां पे जो पुलिस लोग खड़ा रहता है वो संतरी है। मतलब गार्ड का काम करना, दुश्मन देश को आने नहीं देना, वही होता है संतरी। संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। आलय मतलब घर, विद्यालय विद्या का घर, विद्या प्लस आलय विद्या का घर, हिम प्लस आलय हिमालय, हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर, यही बात है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? 3 श्रेणी में बांटा जाता है। 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, तीनों का नाम बता देते हैं। ऊपर में बृहद हिमालय, बिचला है मध्य हिमालय, तीसरा है निचला है शिवालिक श्रेणी, वही बात है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये बृहद हिमालय या हिमाद्री कहलाता है। इसी में दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है, इसी श्रृंखला में। इसमें एवरेस्ट मिलेगा आपको, कंचनजंगा मिलेगा, नामचा बरुआ मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? धौलागिरी मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा, मकालू मिलेगा, मंसालू मिलेगा, अन्नपूर्णा मिलेगा। ये सब श्रेणी जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है, सभी चोटी ये बृहद हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आती है। समझे? इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल, इसे क्या कहते हैं भाई? मध्य हिमालय या हिमाचल। ये हिमाद्री श्रेणी के यानी बृहद हिमालय के दक्षिण में है। ऊपर में मैप में हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये दक्षिण में है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल, लोकप्रिय मतलब जानते हैं? पॉपुलर पहाड़ी स्थल यहाँ स्थित है। जैसे कुल्लू घाटी, मनाली, शिमला, ये सब कहाँ है? दार्जिलिंग, ये सब इसी ही में पाया जाएगा। समझे? 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। 3-4 तो हम बोलिए दिए, 4-5 तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, गूगल करके कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा कमेंट। देखते हैं किसमें किसमें दम है कमेंट करने का। 5 मध्य हिमालय के पहाड़ी का गूगल कर लीजिएगा, इतना आसान है। गूगल कीजिएगा तो आपको आत्मसात हो जाएगा, ये याद हो जाएगा ना जी, इसलिए बोलते हैं गूगल भी कर लीजिएगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक कहाँ है? सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। किसके दक्षिण में? ये हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत का विशाल गंगा का मैदान, जिसे भारत का उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। अब देखेंगे कहां से? सतलज से लेके ब्रह्मपुत्र तक पूरा सपाट है। इधर उधर थोड़ा ऊंचा बड़ खबड़ है, उसका कोई वैल्यू ना है ज्योग्राफी में। समझे? ज्योग्राफी में कम से कम ज्यादा होना चाहिए ना। सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। जलोढ़ मिट्टी निक्षेप क्या होता है भाई? बताते हैं। जब नदी अपरदन करके, अब नदी चलती है तो अपरदन करती है। क्या करती है भाई? काटते हुए चलती है। जहां से चलती है नदी, मिट्टी पत्थर कुछ काट के चलती है, और जहां पे फैला दी नदी जब स्पीड से चलती है तो मिट्टी काटी, पत्थर काटी, और नदी अपने फ्लो में लेके चली। लेकिन जब नदी मैदान में पहुंचती है तो नदी का गति धीमा पड़ जाता है। धीमा के कारण वो उसमें जो गाद पड़ा है वो कहाँ पे? नदी नीचे छोड़ देती है, अपने तल में छोड़ देती है। वही जो छोड़ती है उसे ही कहते हैं निक्षेप। क्या कहते हैं? निक्षेप। नदी निक्षेप कहते हैं ना जी। तो ये निक्षेप
किससे बना है भाई? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के निक्षेप से ये पूरा मैदान बना है। नदी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स में लिखिएगा। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नदी का जो यह मैदान है, जलोढ़ मैदान, ये उपजाऊ कृषि के लिए, काफी उपजाऊ भूमि के लिए मतलब उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक है। कहाँ जनसंख्या अधिक रहेगा भाई? ज्यादा पहाड़ पर चढ़ना होगा, पानी के लिए भाई चापाकल गलाएंगे, निकल जाएगा पानी। मतलब जीवन जीने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तो लोग मैदान में रहना पसंद करेगा। खेती किसानी भी लगभग सही चल रहा है, कृषि कार्य भी एक नंबर, उसके बाद सब कुछ एक नंबर चल रहा है, तो लोग क्यों पर्वतीय ढलानों पे जाके रहेगा? इसलिए मैदान में जनसंख्या सबसे अधिक होता है भाई। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या, झारखंड तो पर्वतीय हो जाता है, पठारी एरिया हो जाता है, छोटा नागपुर का पठार। लेकिन आप हरियाणा का देख लीजिए जनसंख्या, जो भी मैदानी एरिया में जनसंख्या है उसका जनघनत्व तो ज्यादा होता है सामान्यतः अन्य जगह से। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? भारतीय मरुस्थल भारत है। भारत के पश्चिमी धर्म क्या मरुस्थल है? क्या मरुस्थल का नाम है भाई? थार मरुस्थल ना। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। राजस्थान में यह स्थल कैसा भाई? शुष्क है, गर्म है तथा रेतीला है, बालू है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती, बारिश ही नहीं होता है, वनस्पति कैसे होगा? जो वनस्पति पाई जाती है वो कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति होती है, पत्ता का रूपांतरण हो चुका है कांटों में, ऐसी वनस्पति पाई जाती है, झाड़ी नुमा, समझे। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण भारत को सर प्रायद्वीप कहेंगे? हाँ कहेंगे। इधर भी पानी से घिरा है, इधर भी पानी से घिरा है, नीचे भी पानी से घिरा है, तो इस भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, कैसा है? पठार नुमा है। पठार किसे कहते हैं? पिछले अध्याय में बताए थे, फिर बता देते हैं। पहाड़ के तरफ उठा हुआ क्षेत्र, लेकिन शिखर नहीं हो, ऊपर से सपाट जगह हो, उसे पठार कहते हैं। समझ में आ रहा है चीज? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आकृति त्रिभुजाकार है ना, आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। यह क्षेत्र बहुत ऊंचा नीचा है, समझे। इसमें बहुत सारी पहाड़ी भी है, नीलगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक है, और कौन हो गया भाई? शिलांग पठार है, उसके बाद महेंद्रगिरी है, ये क्या नाम है, कलसूबाई है, बहुत सारी है ना। तो ये सतपुड़ा हो जाएगा, विंध्यन हो जाएगा, ये सब बहुत सारा है, समझे। तो ये बहुत सारी पहाड़ी तथा श्रृंखला तथा घाटियां हैं, घाटी भी है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में क्या भाई? राजस्थान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला है, श्रृंखला तथा घाटियां, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो आपको यह पॉइंट याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला जो है पर्वतों की, वो कौन सी है? अरावली श्रृंखला, जो भारत में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। क्या सिर्फ एक ही राज्य राजस्थान में है? नहीं, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली तक है। तो गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक है। ये क्या है भाई? अरावली श्रृंखला, समझे। यह सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का श्रृंखला जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विंध्य एवं सतपुड़ा में क्या है? विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। मैप में दिखाते हैं थोड़ा सा इसको, आप देखेंगे। ये जो ऐसे है ना, यहाँ पे दो नदी निकलती है, ये ऊपरला है नर्मदा नदी, नीचे है ताप्ती नदी, बीच में पर्वत है, पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। ऊपर में जो पर्वत है, ऊपर में भी पर्वत है, इसका नाम है विंध्य पर्वत है, विंध्य, इसका नाम है सतपुड़ा
सतपुड़ा। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश में ये नर्मदा नदी और तापी नदी बहती है। तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहते हैं, समझे। ये नदी खंभात की खाड़ी में जल गिराएगी। किसमें भाई? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी भड़ोच जगह का नाम है, गुजरात में स्थित है, भड़ोच में अपना मुहाना बनाएगी, जबकि तापी नदी सूरत के पास अपना मुहाना बनाएगी। ये सब बात याद होना चाहिए आपको। सर विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है ना, जो अरब सागर में गिरती है। सच में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। किस पठार में भाई? यहाँ देख रहे हैं, ये जो बताएं, इधर श्रृंखलाबद्ध पश्चिमी घाट पर्वत है, ये कटा फटा क्षेत्र पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, एक समान पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी घाट का विस्तार है, लेकिन पूर्वी घाट का बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि इधर से सभी नदी निकलती, चाहे गोदावरी ले लीजिए, कृष्णा ले, कावेरी ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, तुंगभद्रा ले लीजिए, बहुत सारे, भीमा ले लीजिए, अन्य कुछ सैकड़ों नदियां हैं। जो नदियां यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जब निकलते हैं, इसी श्रृंखलाबद्ध जो पर्वत पूर्वी घाट पर्वत था भाई, इसे काट दिया है कौन? ये सब नदी, समझे, इसलिए श्रृंखलाबद्ध नहीं है। चित्र 7.3 में इस पठार में खनिजों जैसे दिखाया गया। चित्र 7.3 कहाँ है? ये 7.4 हो गया, 7.3 में दिखाया गया है, देख लेते हैं। देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाबद्ध ये ललका है, समझे, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत देख रहे हैं, कटा फटा है। यहाँ पे गोदावरी कृष्णा नदी काट दी है, और यहाँ पे कावेरी नदी काट दी है, यहाँ पे महानदी काट दी है, और यहाँ पे इधर स्वर्ण रेखा बहती है, बैतरणी बहती है, ये सब नदी काट दी है। तो ये गोदावरी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके गिरती, क्योंकि ढलान इधर है, ढलान इधर है, इधर रुक जाएगी। ये पर्वत से श्रृंखलाबद्ध पूर्वी घाट पर्वत हुआ करता था, इसे काट दिया गया। सिंपल सारा बात है, सारा बात सिंपल है। ज्योग्राफी जैसा हल्का सब्जेक्ट तो हम देखते ही नहीं किसी को ना। तटीय मैदान काफी सक्रिय है, पूर्वी तटीय मैदान। हाँ, कहाँ पे थे भाई? सात 7.3 में दिखाया गया है। इस पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुरता है। ये जो पठार हम दिखाए ना, इस पठार में कोयला, लोहा इत्यादि खनिज, यूरेनियम, बॉक्साइट, थोरियम, सब कुछ कहाँ मिलेगा? टीन, सब कुछ इसी पठार पे मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पठार पे टीन मिलेगा, संगमरमर, सब कुछ, जितना भी अयस्क देख रहे हैं, धातु सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, समझे। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं। यहाँ पे देखिए, पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, निरंतर नहीं है, कटा फटा है। इसके जो नीचे है पश्चिम में तटीय मैदान है, बहुत सक्रिय तटीय मैदान है। वही बोला है, पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, इधर तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान काफी सक्रिय है, पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय है, बहुत कम जगह है। क्यों कम जगह है? क्योंकि नदी जब निकलती है ना, इधर से भी पश्चिमी घाट पर्वत से भी निकलती है, तो पूरब की ओर बहते हुए कहाँ पे चली जाती है भाई? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदी निक्षेप लेके जाएगी, यहाँ पे पाट देगी वो मट्टी, उसी से तटीय मैदान बनेगा। लेकिन यहाँ से छोटी छोटी नदी निकलती है, और ये नदी यहाँ पे कितना मिट्टी ला पाएगा? बहुत कम, तो इसलिए छोटा तटीय मैदान बना है। काफी बात सरल है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या है? पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ी है। वह पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां, जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदी, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जितनी भी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बहुत सारा नदी निक्षेप लाके समुद्र के किनारे पाट देती है, जिससे तटीय मैदान क्या हो गया? चौड़ा हो गया है। समझे। ये नदियां
अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियां अपने मुहाने पे उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है ना। मट्टी नदी जो लाती है मिट्टी काट काट के, वो मिट्टी जहाँ भी छोड़ेगी ना वही नदी, उस मिट्टी पे कृषि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नया मिट्टी होता है वो ना। यही बात है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना है, इस मुहाने पे सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है भाई? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो भारत के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है। अब बहुत कम रह गया है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। भारत में कितना द्वीप समूह है? 2 द्वीप समूह है। कौन कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। देखेंगे आप, ये ना जी, यहाँ पे कुछ द्वीप का श्रृंखला दिखेगा, द्वीप का श्रृंखला दिखेगा। ये श्रृंखला जो है यही प्रवाल द्वीप है। इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप है, ये प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। प्रवाल क्या होता है सर? प्रवाल पहले भी बता चुके हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 का पूरा टॉपिक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा प्रवाल क्या होता है। समझे? प्रवाल द्वारा निर्मित होता है। प्रवाल घुंघा की तरह जीव है, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। उसका विस्तार भी समझा चुके हैं। केरल के तट पे स्थित है भाई। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला है, द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? आप जानते हैं 2004 में जो सुनामी आया था, कौन सा द्वीप प्रभावित हुआ था? ये निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार है ना, ये पानी में डूब गया था। लेकिन करंट आंकड़ा के अनुसार बता रहा है कि 2004 में जो डूबा था वो निकल चुका है अब। लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, करंट का इशू है, डूबते और निकलते रहता है ये सब चीज। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत की, एक सेकेंड, समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारत तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया था। आप पता कीजिए या फिर सोचिए, अगर आप रहते 2004 में वहां कहाँ पे, जहाँ पे सुनामी आई थी, तो आप क्या करते उस समय? ये पता कीजिए समाचार माध्यम, या फिर देखिए अफवाह, ये 2004 का सुनामी सर्च कीजिएगा गूगल पे, दिखाएगा तो वो भी आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है भाई? एक विशाल सागरीय तरंग है, सागरीय तरंग है सुनामी। सुनामी समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। यह सुनामी जो होता है, जमीन में जो भूकंप आया तो भूकंप आएगा तो धरती डलेगा। लेकिन अगर समुद्र में भूकंप, समुद्रों में तो धरती पर समुद्र है जी, पानी है, तो वहां अंदर समुद्र के तल पे अगर भूकंप आ गया समुद्र के नीचे, तब तो वह तरंग पानी निकलेगा, तरंग निकलेगा, पानी का तरंग निकलेगा। वो तरंग इतना तीव्र हो जाता है जब भूभाग से टकराता है, तो मान लीजिए ना, मतलब 3 मंजिला 4 मंजिला घर के ऊपर से चलने लगता है पानी, इतना खतरनाक होता है। और सब कुछ देखते देखते निस्तो नाबूद हो जाता है। तो ये बात है। कैसा लगा आज का टॉपिक? प्रतिक्रिया दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, आप प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और करना भी चाहिए कमेंट, करना चाहिए कमेंट आपको, समझे? क्या सुधार करें इसमें, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, तब ना हम सुधार करेंगे। ऐसे देखते जा रहे हैं आप भी, हम समझ रहे हैं चीज़ को, आप भी समझिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त को शेयर किया कीजिए, सबके पास दोस्त है। जो भी लोग देख लेता है मेरा वीडियो, अपने दोस्त को शेयर नहीं करता है, शेयर कर दिया कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए और बताइए इस चैनल के बारे में। अब बोलिए जुड़ने के लिए उनको इस चैनल से, यही तो गुरु दक्षिणा है मेरा, और क्या कर सकते हैं ना जी। और जो ग्रामीण इलाकों में रहता है, जो अच्छे महंगे ट्यूशन में नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए एक यूट्यूब बहुत अच्छा साधन होता है पढ़ने के लिए। इसलिए एक हमारा भी चैनल है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, एक मेरा भी चैनल है। मेरा कहना थोड़ा
अच्छा नहीं लग रहा हमारा चैनल, आपका भी चैनल है ये, तो आप शेयर कर दिया कीजिए और बताइए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।